एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर नेहा केशव जाधव। इन्होंने अपना यूजी CSMSS आयुर्वेदा महाविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर से पूरा किया है और इस साल ऑल इंडिया रैंक C79 लाकर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर में रसशास्त्र और भेषज कल्पना की सीट हासिल की है। नेहा, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति। अच्छा नेहा, आपके प्रिपरेशन जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा था? इसका अगर आंसर बताना रहा तो मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी की शुरुआत मतलब फाइनल ईयर से हुई थी। तब 4 ईयर का पैटर्न था। फाइनल ईयर में जब बहुत सारी मतलब सिलेबस वगैरह चल रहा था यूपी का ये वो। तो तब मुझे ऐसा लगा कि जो आगे जाके कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना है क्या नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तब ऐसा चल रहा था कि मुझे पीसीओडी है, तो मैं बाहर ट्रीटमेंट ले रही थी मॉडर्न की बहुत सालों से। और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट मेरे बॉडी पे दिख रहे थे। तभी उसी टाइम मैंने ऐसा स्विच किया कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेते। तो फिर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने वमन किया, नस्य किया, मेडिसिन ली। तब वो सारे पूरा जो ट्रीटमेंट का पॉजिटिव आउटकम निकला। मेरा बहुत हद तक पीसीओडी ठीक हो गया। तब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, आगे जाके मुझे पीजी करना है और मुझे आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैंने तब अजय पाटिल सर के क्लासेस लगाए। और मेरे और मेरे फ्रेंड ने तब क्लासेस लगाए थे। और फिर इसी से मेरी शुरुआत हो गई। और और दूसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग फेज इंटर्नशिप का था, क्योंकि 6 महीने की लास्ट के 6 महीने जो रहते वो हमारे कॉलेज में पोस्टिंग थी। तब ऐसा था कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट इतने हेक्टिक रहते थे कि पढ़ाई को टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर उस टाइम ऐसा होने लगा कि जो टेस्ट रहते हैं सर के, तो मैं वो स्किप कर देती थी, पढ़ाई भी नहीं होती थी। पूरा जो मैं शेड्यूल निकालती थी कि मुझे इस टाइप से पढ़ना है ये वो, तो वो मेरा स्किप हो जाता, इसलिए मैं बहुत डिमोरलाइज हो जाती थी। तो देन मैं बहुत सारे टेस्ट मैंने स्किप कर दिए। फिर बाद में मुझे बहुत ऐसा टेंशन बिल्डअप हुआ कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। बट फिर भी मैं उस टाइम ये नहीं किया कि पढ़ाई छोड़ दी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती ही रही। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पढ़ाई छोड़ दी। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज था, और जितना भी मैंने पढ़ा, ठीक है मैंने बहुत कम पढ़ा, बट ऐसा है कि मैंने गिव अप नहीं किया उस टाइम। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी जर्नी के पीछे एक मोटिवेशन था कि आपको पीसीओडी था, फिर आपका उसका आयुर्वेद से उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर आपका उसके तरफ पर हाँ। झुकाव हुआ कि हाँ मुझे पीजी करना है। एंड जब इंटर्नशिप के टाइम में जो आपने गिव अप नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स की बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, स्ट्रेस नहीं दे पाए टाइम पे, मगर फिर भी आपने उसको लगे रहे, शायद इसके कारण ही आपका इतना अच्छा रैंक आया है और आप इतनी अच्छी सीट भी हासिल कर पाए गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा नेहा, प्रिपरेशन के दौरान आपने सबसे पहले कौन सी मिथ तोड़ी थी जो पहले आपको सच लगती थी प्रिपरेशन के बारे में? ऐसे तो बहुत सारी मिथ थी कि बाहर लोगों से सुनने को मिलता था कि एआईपीजीटी बहुत हार्ड है, उसके लिए बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तभी आपको जाके गवर्नमेंट सीट मिलती है ये वो। और जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तब मुझे ये लगता था कि नहीं बहुत हार्ड है, संविधान से पढ़ना पड़ता है, लेक्चर्स वगैरह। तब तब ऐसा कुछ समझ में आता था ना कि ऑनेस्टली अगर कहना चाहे कि अगर मतलब तुम जब पढ़ते हो पूरे 4 साल बीएमएस के लिए, तब संहिता से कोई नहीं पढ़ता, सब यही नोट्स वगैरह टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं। तो ऐसे थरोली कोई श्लोक से नहीं जाता। बट जब एआईपीजीटी के प्रिपरेशन के लिए अपन एंटर करते हैं, तो पूरे श्लोक से ही पढ़ना पड़ता है। तो ये सब सच में बहुत मुश्किल लगता था, और संहिता से पढ़ना मुश्किल लगता था। और ये मिथ थोड़ा थोड़ा शुरू में मुझे सच भी लगती थी, बट जैसे मैंने पढ़ाई आगे और पूरा अच्छे से किया, सर को अच्छे से फॉलो किया, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, ये भी कोई भी कर सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप आगे जाके अच्छा रैंक ला सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो संहिता से पढ़ना ये एक और फायदे का है कि जब तुम संहिता से पढ़ते हो, आपको छोटी छोटी माइन्यूट चीजें समझ में आती है। और सच में इसका प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या एप्लीकेशन है वो भी आपको पता चलता है। और एआईपीटीटी के लिए भी आपको वो हेल्पफुल ही होता है। ये मिथ मैंने तोड़ा कि संहिता से पढ़ना बहुत मतलब डेंजर रहता है, ये पूरे सबको पता रहता है, बट ये ऐसा नहीं है। अगर आप संहिता फॉलो करेंगे करोगे,
तो वो सच में एक ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग है, ये मुझे लगता है। जी, आपने सही कहा कि हमको लगता है हम लोग पहले बहुत डरते थे कि सही तरह से पढ़ना पड़ेगा, कैसे पीछे की प्रिपरेशन हाँ, हो पाएगी। मगर जब और हम पढ़ना कैसे चालू, श्लोक याद करेंगे ये वो, बहुत ही डर लगता था पहले। जी, मगर जब हम पढ़ना चालू करते हैं, जब अपने आयुर्वेद की क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो क्लासेस के साथ वो बराबर हो भी जाता है और हम सब अच्छे से कर भी पाते हैं। अच्छा, नहीं, हाँ, अगर आपको फिर से एआई पीजीटी प्रिपेयर करना पड़े, तो आप कौन सी तीन चीजें सेम रखेंगे और एक चीज तुरंत बदल देंगे? अगर मुझे ऐसा हो कि वापस एआईपीजीटी रिपीट करना पड़े या पूरा वापस से देना पड़े, तो फर्स्ट चीज ये मैं सेम रखना चाहूंगी कि डॉक्टर अजित पाटिल सर के आयुर्वेद क्लास, क्योंकि मुझे सर के पूरे शेड्यूल जो सर बनाते हैं उसके ऊपर 100% फेथ है, सर के ऊपर फेथ है और पूरे आयुर्वेद टीम के ऊपर फेथ है। क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, जब भी मैंने किसी भी टीचर को और सर को कांटेक्ट किया, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा उसका सॉल्यूशन निकाल के देते थे। अगर किसी चीज में मुझे रुकावट आई, कोई माइन्यूट प्रॉब्लम आया और डाउट आया, और कभी मेरा मोरल भी डाउन हुआ, अगर सर को कॉल किया मैंने, तो सर हमेशा अच्छा ही सॉल्यूशन बताते थे। और ये मतलब ये मुझे बहुत अच्छे लगा, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान ऐसे बहुत सी चीजें आती है कि आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो फिर वो एक पॉइंट रहता है कि आप अपने टीचर से, आप कोई गाइड से, वो हेल्प तो जरूरी होती है, और वो सर ने हमेशा दी है। और सेकंड में सेम रखना चाहूंगी कि जो मैं पूरा शेड्यूल अपना फॉलो करती थी, और मुझे वो बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं हमेशा एक अपनी डायरी लिखती थी कि मैंने आज कितना किया, क्या किया, और वो मैं एक रात पहले लिख के रखती थी कि मुझे कल क्या करना है। तो मैं इसमें लिखती थी पूरे टेस्ट वाइज कि मुझे कितने दिनों में अपना सिलेबस कवर करना है और कितने दिन मुझे अपने रिवाइज के लिए रखने हैं। तो मैं पूरा डे वाइज जाती थी कि अगर मुझे 12 दिन मिले हैं, तो 12 दिन में से मैं 8 दिन पूरा स्टडी करने के लिए लगाऊंगी, कि जिनमें मैं लेक्चर्स कवर करूंगी, थोड़ा उसको रिवाइज करूंगी, और बाद बाद के जो 3 दिन रहते थे मैं पूरा रिवीजन को देती थी। तो पहले के जो 8 दिन रहते थे, तो मैं उसको डे वाइज डिवाइड करती थी कि आज मुझे चरक, सुश्रुत और वाग्भट का कितना करना है, एमआरआई का कितना करना है, मिसलेनियस टेस्ट कितने फॉलो करने हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे इम्पोर्टेंट रसशास्त्र, द्रव्य गुण, और बाकी काश्यप का कितना फॉलो करना है, और बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स उसके साथ आते हैं वो भी मैं डिवाइड करके लेती थी, और इस उसी हिसाब से मैं लेक्चर्स भी करती थी और बाकी का सिलेबस भी कवर करती थी। और एमआरआई नोट्स का अगर बताने बताने जाए, तो मैं ऐसा पूरा एक साथ नहीं पढ़ती थी, मैं उसको भी पेजेस वाइज डिवाइड कर लेती थी कि नहीं, आज मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है पेज वाइज, की एग्जाम्पल ले तो 1 to 10, 2 to 20 ऐसे में डिवाइड करके देती थी। तो वो इवनली पूरा हो जाता था और ज्यादा लोड भी नहीं आता था। और बाकी के 3 दिन में वो पूरा रिवाइज करने में लगा देती थी, और रिवाइज करने में भी वो डिवाइड करती थी कि नहीं, मुझे ये रिवाइज करना है। रिवाइज करने में मैं ऐसा टारगेट रखती थी कि मेरे 3 रिविजन हो। बट एक्चुअली वैसा बहुत मतलब इम्पॉसिबल लगता है, बट एटलीस्ट मैं 2 तो करती ही थी टेस्ट देने से पहले। और तीसरा मैं सेम रखना चाहूंगी कि मेरा विल पावर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है कि आपको हर रोज पढ़ाई करने का तो मन नहीं करता। किसी दिन पढ़ाई अच्छी होती है तो आपको लगता है नहीं, अब मेरा तो निकल जाएगा, और किसी दिन थोड़ी भी नहीं हुई तो आप पूरा मतलब टूट जाते हो कि नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट उसी दिनों में अगर आपने आपका विल पावर अच्छा रखा कि नहीं, मैं तो आगे जाके करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं थोड़ा तो पढ़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं पढ़ना। तो ये विल पावर मुझे लगता है कि मैं कभी अपने लाइफ में चेंज नहीं करना चाहूंगी, बाकी कौन सी भी मुसीबत आए। और जो एक चीज मैं बदलना चाहूंगी कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान, कि मैंने टेस्ट बहुत मिस किए जब मेरा इंटर्नशिप का टाइम चल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने टेस्ट देने चाहिए थे, भले ही मुझे मार्क्स कितने भी आए, मेरा कॉन्फिडेंस कितना भी गिर जाए, अगर मैं टेस्ट देती तो मैं वो फ्लो में रहती, और ज्यादा मेरे से वो इनपुट रहता पढ़ाई का, और थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने का। बट वो जो एक बड़ा गैप आया मेरी पढ़ाई में, उसके वजह से मेरे रिजल्ट पे उसका बहुत ही असर हुआ है। बट मैं वो चीज 100% बदलना चाहूंगी अगर मैं वापस एआईपीजीटी दूँ तो। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि तीन चीजें चीजें जो आप सेम रखना चाहेंगी, वो था कि आप आयुर्वेद की क्लासेस
सेकंड था आपका रूटीन जो आपने जैसे बनाया हुआ था, एंड थर्ड जो विल पावर जो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें कई बार मन करता है कि हमें गिव अप करना है या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें विल पावर बहुत जरूरी है। एंड एक चीज आप छोड़ेंगे वो है टेस्ट देना। बस टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, बिकॉज वो हमें एक्चुअल एग्जाम की प्रिपरेशन पूरा करवा के लेता है। एंड दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दैट। अच्छा नेहा, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, तो आपके हिसाब से सिलेबस से ज्यादा डेंजरस क्या होता है? तो सिलेबस तो सच में बहुत बड़ा है और वो कवर करना भी बहुत बड़ा टास्क है, बट अगर एक बड़ा टास्क तुम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो वो बड़ा नहीं रहता। तो मैं भी वैसे ही करती थी, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मैं पूरा सिलेबस अगर आता था ग्रुप पे, और पूरा होल सिलेबस भी अगर देखा जाए तो वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लो। लास्ट के जो 2 मंथ्स थे, पूरा सिलेबस मैंने लिटरली 2-3 पेज पे लिख के लिया था कि ये लगने वाला है, और वो मैंने डिवाइड कर लिया था कि अगर चरक चिकित्सा का पूरा मैं 1 to 30 लिखती थी, और मुझे आज उसमें से कितना कवर करना है वो मैं टिक करते जाती थी। तो ऐसे ही आप सब लोगों को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अगर पूरा सिलेबस लास्ट के जो 2 मंथ्स में रहते हैं वो आप पूरा सिलेबस कवर करने के हिसाब से देखिए, और जो आपके सर के मेजर टेस्ट वगैरह चलते हैं और वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। अगर मेजर टेस्ट के हिसाब से बताओ तो सर जो ग्रुप पे डालते हैं कि ये आपको करना है, क्योंकि और वो एग्जाम में आने वाला है, तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो कि मुझे 8 दिन में क्या क्या कवर करना है, और उसको रिवीजन के लिए फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के दो। क्योंकि अगर आप सिलेबस कवर करोगे और मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं। और सेम वही चीज आपको लास्ट में भी करनी है। जो आपके लास्ट के 1-2 मंथ्स आपको मिलते हैं, उसी में आपको पूरा सिलेबस कैसे, मॉक टेस्ट जब आपके शुरू हो जाते हैं तभी आपको पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है, रोज कितने टॉपिक कवर करने हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको मतलब आगे जाके उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसी के हिसाब से वो आप कैसे सिलेबस डिवाइड करके पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लो और पढ़ लो, वैसा बिल्कुल मत करो। जो आपको इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप डिवाइड करके अच्छे से पढ़ना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही आपका सिलेबस कवर होगा। और बाकी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं, तो लास्ट के जो 2 मंथ्स है तो वो छोड़ दो, वो वैसे भी कहाँ ना कहाँ तो कवर हो ही जाएंगे। एक तो क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, और नहीं तो मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगी, तब आप वो अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी मुझे ये लगता है कि उसमें डेंजरस क्या है, तो मेरे लिए तो डेंजरस ये था कि चरक चिकित्सा और रसशास्त्र। क्योंकि चरक जैसा चिकित्सा चिकित्सा एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो आपको रोज ही पढ़ना पड़ता है। अगर आपने रोज नहीं पढ़ा, बहुत ही आपने परफेक्ट कर लिया, उसको रट्टा भी मार दिया पूरा एक आध अध्याय को, तो वो नहीं, आपको 5 दिन बाद वो पूरा भूल ही जाओगे। कुछ भी पूछो आप भूल ही जाओगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि चर्च चिकित्सा जैसा सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ा फार तो आपको सुबह पढ़ना ही चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि रसशास्त्र, क्योंकि रसशास्त्र में आप कितना भी पढ़ लो वो वोलाटाइल हो ही जाता है, कितना भी आप उसको रट्टा मार लो वो वोलाटाइल हो ही जाता है, इसलिए उसको भी रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और मुझे दोनों बहुत डेंजरस लगते थे, और रसशास्त्र की मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। और 3 क्वेश्चंस आए थे उसके, और मेरे तीनों ही गलत हो गए। लिटरली मुझे इतना वो ऐसा लगता था। और आयरनी देखो कि मैं अभी रस शास्त्र में ही पीजी कर रही हूँ। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सिलेबस कवर करने के लिए अगर हम उन्हें टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, अगर मेजर टेस्ट का सिलेबस है तो अगर हम उसी पे पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हुए चलते हैं तो हमें इसे बहुत अच्छे से हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स अगर हमें कुछ लगता है जो डिफिकल्ट लगता है, अगर हम उनका डेली रिविजन करते हुए चलेंगे तो हमें वो काफी अच्छे से याद भी हो जाता है। अच्छा नेहा, आयुर्वेद से जुड़ने के बाद आपकी थिंकिंग में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया था? थिंकिंग में मेरा ऐसा शिफ्ट आया कि जब मैंने क्लासेस लगाए तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। धीरे धीरे मैंने जो जब पढ़ाई शुरू की, तब उसी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने संहिता से वो सारा पढ़ना शुरू किया, लेक्चर्स करने शुरू किए, तब पहले तो मेरा रैंक भी इतना अच्छा नहीं आता था, मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे, बट मैंने वो छोड़ा नहीं। और सर हमेशा एक फॉलो अप लेते थे, पूछते थे कि तुम लोगों को ये सिखाने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं, कौन सा पॉइंट तुम लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, क्या इम्प्रूव करना चाहिए आयुर्गाइड में। तो इससे मुझे समझ आया कि सर भी पर्सनली ध्यान देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है सर के पास, बट सर पर्सनली पूछते हैं कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं। और मतलब कंटेंट, मतलब सर का जो पूरा पढ़ाई का पूरा जो कंटेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज है।
जैसे आप एमआरआई नोट्स देख लो। एमआरआई नोट्स में पूरा मतलब पूरी जगह का जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कॉन्साइज किए हुए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब एमआरआई पॉइंट्स पढ़ो और आपको सच में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर मतलब बहुत सारे ऐसे संहिता है जो हम लास्ट में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस होता है, चरक ही पूरा पढ़ के नहीं होता, तो बाकी क्या क्या ही होगा। तो एमआरआई पॉइंट्स अगर जब आप पढ़ते हो तो आपका थोड़े थोड़े सारी जगहों का थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया आपको आ जाता है। और बाकी के जो नोट्स है सर के क्लासेस के, वो भी एक मतलब पूरा संहिता बेस्ड है, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। और दूसरा अगर मैं बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मेरा टेस्ट से ही बिल्डअप हुआ है सर। जो मेजर टेस्ट रखते थे 12-12 दिन के बाद, तो पहले तो सच में कुछ समझ में आता, बट धीरे धीरे जब आप टेस्ट देते हो तब समझ आता है कि नहीं, इसमें एक टेस्ट होने के बाद दूसरे टेस्ट में आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। और सर भी ग्रुप पे बताते थे कि सिर्फ टेस्ट मत दो, तुम एनालाइज भी करो। और ये मैं चीज हर बार करती थी कि हर बार हर टेस्ट के बाद मैं एनालाइज करती थी। और इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव होता था। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूँ तो क्लैरिटी। सर का गाइडेंस से मुझे क्लैरिटी आई है, क्योंकि हर टेस्ट का सिलेबस सर ग्रुप पे देने के बाद उसको उसको बताते थे कि उसे कैसे पढ़ना है। जैसे कि एमआरआई नोट्स कैसे पढ़ने हैं, सर बताते थे कि एमआरआई नोट्स में पूरा आधा घंटा इसको दो, 45 मिनट्स इसको दो। चरक कैसे पढ़ना है, चरक को कितना टाइम देना चाहिए, अगर लेक्चर कर रहे हो आप तो उसको कितना टाइम देना चाहिए। और बाकी के चीजों में मतलब बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, बाकी के शारंगर वगैरह संहिता है, तो उन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ये भी सर बताते थे। तो वो सर का जो गाइडेंस था और मैंने जो 100% वो फॉलो किया, इसीलिए वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और मुझे क्लैरिटी आई कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आयुर्वेद से जुड़ने के बाद आपको कंटेंट कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में कितना अच्छा हेल्प हुआ है। और एक्चुअली सही बात भी, ऑफकोर्स आपको एक अगर आयुर्वेद से जुड़ने के बाद आपको पूरी हैंड होल्डिंग मिल जाती है कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन से पार्ट में को कितना टाइम देना है, या फिर कुछ डाउट्स है तो वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। एंड इट रियली हेल्प्स, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है तो प्रिपरेशन जर्नी काफी आसान हो जाती है। अच्छा नेहा, अब जब आप पीजी कॉलेज में हैं तो करंट पीजी लाइफ में कैसे चल रही है? एकेडमिक्स, वर्कलोड एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? अगर बताना चाहो तो मैं रसशास्त्र डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमारे यहाँ हेक्टिक तो है, वर्कलोड भी ज्यादा है। बट इसके साथ साथ ये है कि तुम लोगों को सीखने को भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ मोस्टली सारे कल प्रिपेयर होते हैं। और मुझे तो ज्वाइन होके अभी 1 महीना हो जाएगा। तो उस 1 महीने में मैंने इतना सारा सीखा कि हमारे यहाँ 98 केजीज का च्यवनप्राश बना, जो मैंने आज तक कहीं कॉलेज में नहीं सुना। पूरे यूजी के बच्चों के 10 बैचेस लगे थे और 10 बैचेस को हमें कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, मतलब सीनियर्स और हम जीआर्स को। तो फिर उसी सब उन मतलब मुझे भी पूरा सीखने को मिला कि क्या क्या रहता है च्यवनप्राश में, क्योंकि मैं तो 2019 बैच की हूँ। तो हमारा बैच तो पूरा 2019 के पूरा कोविड में उसका एजुकेशन हुआ है, तो हमारा सारा पूरा ऑनलाइन ही हुआ है, हमने कुछ ऐसा प्रॉपर देखा नहीं था। बट यहाँ आके मुझे बहुत सारा सीखने को मिला, च्यवनप्राश भी पूरा सीखने को मिला। 98 केजी हमने 10 दिनों में पूरा च्यवनप्राश बनाया है। तो वर्कलोड भी है, बट सीखने को बहुत ज्यादा है यहाँ। और इसी के साथ साथ यहाँ रसशास्त्र की स्किन की ओपीडी है हफ्ते में 3 बार। तो वहाँ ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पेशेंट्स आते हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों को एक पेशेंट का टच भी है और उसके साथ साथ कल पे भी प्रिपेयर करने को मिलता है, इसलिए ये मैंने सीख ली। क्योंकि मेरा रैंक 379 था और मुझे रसशास्त्र में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा जो प्रेफरेंस थे वो मेरे ऐसे थे कि काय चिकित्सा पंचकर्म और डायरेक्ट रसशास्त्र। मुझे लिटरली काय चिकित्सा पंचकर्म भी ऐसा नहीं चाहिए था। और इसलिए मैंने सेकेंड राउंड में ही रिटेंशन भर दिया, क्योंकि अगर मुझे लगा मैं डबल ए ट्रिपल सी से हूँ, अगर मैं थर्ड राउंड मतलब खेलूंगी तो अगर मुझे दूसरा लगा तो फिर मुझे बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। इसलिए मैंने सेकेंड राउंड में ही रिटेंशन भर दिया था। तो यहाँ स्किन की ओपीडी है, इसलिए आपको पेशेंट के भी टच में आप रहते हो और साथ साथ आपको रसशास्त्र भी वहाँ एक्सप्लोर करना मिलता है। और आईटीआर का भी मुझे मिल सकता था, बट मुझे स्टेट में रहने का था, इसलिए मैंने फिर ये ले लिया। और अगर जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा रैंक लाइए, और अगले साल मेरे जूनियर्स बन के यहाँ आ जाइए। बहुत सारा अच्छा स्कोप है आपको यहाँ पे, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हफ्ते में 3 दिन स्किन के ऊपर ही आपको मिलते हैं, और आप फिर सेकेंड ईयर में जाके आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आपको अच्छा पेशेंट बेस मिल जाता है। और जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं आगे, बाकी आप फार्मेसी वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक महाराष्ट्र में बेस मिल जाता है। आपकी एक कनेक्टिंग तैयार हो जाती है, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छा है यहाँ का सीट, और आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके कॉलेज में आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, वेदर इट इज कल प्रिपरेशन लेके या फिर ओपीडी लेवल पे एक्सपोजर, आपको सब कुछ मिल रहा है। साथ में आपको महाराष्ट्र स्टेट का जो नेटवर्क है, प्लस अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है जैसे फार्मेसी या फिर प्रोडक्ट प्रिपरेशन में, तो आपको इसका भी पूरा प्रॉपर एक्सपोजर वहाँ पे मिल पाता है। दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। अच्छा नेहा, एआईए पीएचडी की तैयारी में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो आप स्टूडेंट्स को अवॉइड करने की सलाह देंगी? सबसे कॉमन मिस्टेक तो ये है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना, डेली टेस्ट सॉल्व करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, और मॉक टेस्ट सॉल्व करना। क्योंकि लास्ट के जो 3-4 मंथ रहते हैं कि स्टूडेंट तब अचानक से जाग जाते हैं कि नहीं मुझे सिलेबस कवर करना है, और फिर वो ना सिलेबस कवर करने लग जाते हैं कि जब वो टाइम रहता है कि आप टेस्ट दो, उससे आपको इवेल्युएशन होगा कि आपके क्या रॉन्ग हो रहा है और आपका कौन सा पार्ट वीक है। तब ये स्टूडेंट नहीं करते। और मेरे से भी ये गलती हुई कि जो पीवाईक्यू रहते हैं वो मैंने बहुत लास्ट में सॉल्व करना चालू कर दिया, कि वो मेरी एक गलती थी। और पीवाईक्यू से आपको ये पता चलता है कि आप किस एरिया में ज्यादा पढ़ना चाहिए और किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने बहुत लेट चालू किया था, और फिर लास्ट लास्ट में तो आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं। तो ये गलती स्टूडेंट से कॉमनली होती है। और दूसरा ये है कि डेली टेस्ट सॉल्व नहीं करना, जो कि गलती ये मैंने भी की थी, इसलिए ये मैं बताना चाहूंगी कि ये डेली टेस्ट सॉल्व करने से आपको एक मतलब आइडिया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगर आप डेली टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप जब पेपर पैटर्न देखते जाओगे, तो पिछले 6-7 सालों से और अभी क्वेश्चंस के पैटर्न अब बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारे टाइम आया था कि बहुत ऐसे लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आप वो टैकल कर पाओगे। अगर आपने कुछ भी कितना भी डीप पढ़ लिया, बट अगर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप मतलब क्या ही करोगे, आपका तो वो पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट ही जाएगा ना। और तीसरा ये है कि मॉक टेस्ट लास्ट में इसीलिए सॉल्व करने चाहिए कि तब आपको पता चलता है कि आपका कितना तुम साल भर पढ़ा, वो जो कितना आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या पॉइंट्स आपकी छूट रहे हैं। मैंने लास्ट में ये किया था कि जो भी मॉक टेस्ट होते थे मैं वो एनालाइज करती थी, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। और मॉक टेस्ट जब होने के बाद में वो देखती थी कि मेरे क्या पॉइंट्स छूट रहे हैं, मेरे क्या सिंपल सिंपल मिस्टेक हो रहे हैं, और कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, फिर मैं वो लिखती थी। और वो पे ना ऐसे मेरे स्टडी टेबल में या वॉल पे से पूरा चिपका देती थी, और फिर बार बार वही रिवाइज करती थी। ऐसे में करती थी, फिर उससे वो मेरा पॉइंट इतना परफेक्ट हो जाता था कि वो मेरा कभी भी रॉन्ग नहीं हुआ, ना मेरा फाइनल एग्जाम में रॉन्ग हुआ। ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है। और वैसे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो वॉल पे स्टिक करके पढ़ना, ये सारी चीजें हैं, ये तो तुम कर ही सकते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और डेली क्वेश्चन सॉल्विंग, ये कॉमनली होने वाली मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छे से मॉक टेस्ट देना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। और पीवाईक्यू तो 100% पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसी के आजू बाजू के जो एरिया रहते हैं, वो जो क्वेश्चन उसका बेस रहता है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कभी मत अवॉइड करो, और उसको अच्छे से मतलब थोरोली रिवाइज करो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी स्टूडेंट्स जो है पीवाईक्यू टेस्ट देना या फिर डेली क्वेश्चन सॉल्विंग को छोड़ देते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक विच पीपल आर डूइंग। रोज सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए, बिकॉज उसी से हमारा जो है बेस क्रिएट होता है। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास पूरा साल है, बट साथ में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्विंग के ऊपर पूरा पूरा फोकस रखना ही चाहिए। अच्छा नेहा, क्या एआई पीएचडी सच में बहुत मुश्किल है या फिर लोगों ने उसको बस ऐसा बना के रखा है, उससे सिर्फ डरते हैं लोग? मुझे लगता है कि जनरली जो बाहर हम देखते हैं कि नई टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह, कि मुझे एक लाइन बोलनी है कि जनरली वी आर स्केर्ड ऑफ पीपल सक्सेस दैट वी कांट मेक इट देयर।
क्योंकि जो जब हम ऐसे ही इंटरव्यू देखते हैं तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये ऑलरेडी बहुत ऐसा होशियार होगा, पहले से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा तो पूरा की यूजी के जो 4 साल है वो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं ऐसा कुछ लाइक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। बट जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया, मैं जब उस फ्लो में आई, तो ये पता चलता है कि नहीं, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम्हारा कुछ मतलब अचानक से तो कुछ तुमको आने वाला नहीं है, और पहले से तुम इतना ब्राइट नहीं हो कि तुम्हारा अचानक से नंबर लग जाएगा। तुमको पढ़ना पड़ता है, तुम्हारा इनपुट देना पड़ता है, तभी वो तुम्हारा आउटपुट निकलता है। क्योंकि मैं भी एक जनरल एक ऐसा बच्चा थी कि बस में पासिंग करके मेरे जो यूटी एग्जाम है वो मैं निकालती थी। बट मैंने ये सीरियसली लिया, मैंने सीरियसली पढ़ा। छोटे छोटे मैंने जो मेरे कमियां थी वो मैंने सुधारी, वो सब मैंने किया, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा रैंक 379 आया है, मुझे मार्क्स 295 मैंने लिए हैं। क्योंकि एक एक जो मैंने मार्क्स है, एक एक जो पूरा पॉइंट मतलब मेरे जो भी गलत होते थे वो मैंने जोड़ जोड़ के यहाँ तक आई हूँ। और जो भी लोग अपन सुनते हैं, वो भी जो टॉपर्स होते हैं, वो भी यहाँ से मतलब ये सब चीजें करके ही बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग करते हैं। इसलिए जो भी एवरेज बच्चे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी, अगर तुम करोगे खुद के ऊपर काम करोगे, जो तुम्हारी चीजें गलत हो रही है उनको सही करने का ट्राई करोगे, जो भी निगेटिव पॉइंट्स है उसको पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे, तो तुम भी एक दिन जाके यही मुकाम पे पहुंचोगे। ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत हार्ड है, एआईपीजीटी हार्ड है, अच्छा रैंक लाना हार्ड है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना हार्ड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना हार्ड है। अगर तुम वो करने की जिद रखते हो तो वो 100% पॉसिबल है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ब्राइट स्टूडेंट है सिर्फ वही एक अच्छी सीट ला सकते हैं या एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है जिसने पूरे 4 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मगर अगर वो भी अपना प्रॉपर इनपुट देता है, अपनी प्रॉपर मेहनत करता है, एक गाइडेंस लेते हुए एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है, तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट ला सकता है। एंड इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, इवन आयुर गाइड में ही इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे जो कि काफी एवरेज स्टूडेंट्स थे, मगर उन्होंने पूरा प्रॉपर फॉलो करते हुए चले, उन्होंने काफी अच्छा रैंक लाया, काफी अच्छी सीट भी हासिल की है। अच्छा हाँ, नेहा, सच में। प्रिपरेशन का जब फेज था उसमें ऐसा कभी कोई दिन आया था क्या जब आपको ऑलमोस्ट क्विट करने का मन हुआ था, और उस तरह ऐसा क्या हुआ था? मेरे प्रिपरेशन में ऐसा दिन आया था कि लिटरली मैं तब क्विट ही करने वाली थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेरे इंटर्नशिप के जो 6 मंथ्स थे, उस मतलब वो सारे दौरान मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और अचानक से जब मतलब अचानक से नहीं, जब पूरा मॉक टेस्ट का सीजन चालू हुआ, और पहली मॉक टेस्ट जब सर ने डाली थी ग्रुप पे, आपकी मॉक टेस्ट होने वाली है, तब मैंने सीरियसली जब तब पढ़ना शुरू किया। क्योंकि वो गैप के बाद सीरियसली तब पढ़ना मैंने शुरू किया। मैंने पढ़ा मॉक टेस्ट के लिए, और जब मॉक टेस्ट दी तो लिटरली मेरे सिर्फ 210 या 220 मार्क्स आए थे, मुझे अब भी याद है। मैंने मेरे डायरी में भी नोट नोट करके लिखा है कि, और तब मैं इतना टूट गई, क्योंकि एक तो उस दिनों में तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो। और मैं मेरे पूरे फ्रेंड्स के ग्रुप में मुझे सबसे कम मार्क्स आ गए थे। तो मैं इतना मतलब डीमोटिवेट हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, इसके आगे अब मेरा क्या होगा, मेरा होगा या नहीं। और तब मैंने मेरे मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि ठीक है, क्या क्या ही हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे रिपीट करते हैं, और ऑलरेडी तुम लोगों के फील्ड में तो इतना ऐसे एक झटके में कुछ नहीं होता, तो अगले साल कर लेना। और तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि नहीं, ऑलरेडी मैंने यूजी के टाइम जो नीट थी तब मैंने ऑलरेडी एक रिपीट लिया है, मुझे बाद में मेरे लाइफ में कभी एक रिपीट नहीं लेना। तो वो दिन था कि मैं वो बहुत टूट गई थी उस दिन। और तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी करूंगी मैं इसी अटेम्प्ट में करूंगी। मुझे जो भी मेरा 100% देना है, मैं एक और साल मेरा उसमें वेस्ट नहीं करूंगी। तो फिर वो जो लास्ट के 2 मंथ थे, मैंने पूरा अपना 100% दे दिया कि नहीं भाई, मेरा जो भी हो मैं इसी अटेम्प्ट में देने वाली हूँ। मैंने पूरे दिन रात एक कर दिया कि मैंने एक एक क्वेश्चन से चीज जोड़ जोड़ के पूरे मॉक टेस्ट 1 से लास्ट के मॉक टेस्ट तक, मैंने 210 से मेरे लास्ट के मॉक टेस्ट में मेरे 330 मार्क्स आए थे। मैंने ऐसे एक एक मार्क्स जोड़ के मैंने 330 तक लेके गई। और उसी का नतीजा ये है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। जी, आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि
आपको कम मार्क्स अगर आ भी रहे तो उसमें आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आप एक एक मार्क्स जोड़ के, एक एक क्वेश्चन जोड़ के आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव टू अ रियली गुड रैंक एंड अ रियली गुड मार्क्स। हाँ। बस हमें गिव अप नहीं करना है उस चीज के ऊपर। हाँ। अच्छा नेहा, अगर पीछे मुड़कर देखें तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी जिसने आपको बाकी एस्पिरेंट से अलग बनाया? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कन्वर्टिंग माय निगेटिव पॉइंट्स और माय वीकनेसेस इनटू माय स्ट्रेंथ। क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आई है और एआईपीजीटी की प्रिपरेशन में पूरी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो मैंने ये किया है कि मेरे जो भी वीकनेसेस थी मैंने वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दी। जैसे कि मैंने बोला, जब भी मुझे कुछ डाउट आता था पढ़ते टाइम, और जब भी कुछ मुझे मार्क्स कम आते थे, जब भी मुझे कुछ डीमोटिवेट लगता था, तो मैं वो ना एक पेपर पे लिखती थी कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और मैं उसके ऊपर थिंक करती थी कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, कि ऐसे नहीं कि मैं रोते बैठूं, नहीं यार मेरा हो ही नहीं रहा, और मेरे फ्रेंड्स को बताओ कि नहीं यार हो ही नहीं रहा। तो मैं घर जाके क्या करती थी, लिखती थी और उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालती थी कि नहीं इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। तो फिर वो मुझे क्लिक होने के बाद मैं उसके ऊपर मतलब मैं वैसा करती भी थी कि नहीं मुझे अब ये करना है, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे ये करना है। तो फिर वो मैं चीज करती थी कि जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट का बताया कि नहीं मुझे मॉक टेस्ट में सिर्फ बहुत कम मार्क्स आए, तो मैंने पूरा उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि नहीं मैं पूरा मॉक टेस्ट पूरा एक एक क्वेश्चन एनालाइज करती हूँ, वो किस एरिया से आ रहा है वो एरिया में ज्यादा पढ़ूंगी, उसको ज्यादा टाइम दूंगी, और फिर उसी के हिसाब से मैं एक शेड्यूल बनाऊंगी कि नहीं अगले मॉक टेस्ट तक मेरे को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, बाकी जीके को क्वेश्चंस क्वेश्चंस मेरे को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, और जो मेरा सिलेबस छूट गया था पूरे लास्ट के 5-6 महीने का, वो भी मुझे साथ में कैसे कवर करना है, ये मैं पूरा एक डिवाइड डिवाइड करके रखती थी। और ऐसे मैंने सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम कर दी। क्योंकि जो आपके वीकनेसेस है अगर आप उसके ऊपर रोते बैठोगे तो वो प्रॉब्लम्स तो वही रहेगी, उस पे सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो इसीलिए आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम्स के ऊपर मत सोचो, वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकालो और उसके ऊपर सोचो। तो इससे आपको ये एक एडवांटेज रहता है कि नहीं आप इस मतलब लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रोते नहीं बैठोगे, उसके ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन निकालोगे, और ऐसे ही मतलब लाइफ चलती है और आप आगे बढ़ते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कभी प्रॉब्लम से फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि सोल्यूशन से फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्जाम्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दोस्तों से शेयर करें कि नहीं मार्क्स मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, फिर हम उसके ऊपर रो रहे हैं, उसकी जगह से सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके कहाँ पे गलतियां हो रही है उसे इम्प्रूव करेंगे, तभी हमारे मार्क्स भी अच्छे होंगे, एंड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे फोकस करते हुए हम आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। अच्छा नेहा, लास्टली आज जो स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी? मैं एक कुछ तो शेयर करना चाहूंगी कि ये मेरी मॉक टेस्ट की डायरी थी, कि मैं या इसी में सब लिख के रखती थी कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मुझे कितने मार्क्स आते थे, पूरा सिलेबस इसमें इसी में मैं लिख के रखती थी। और ये उसके फर्स्ट पेज पे मैं एक भगवत गीता का श्लोक लिख के रखा था, और जहां भी मैं पढ़ती थी मेरे डेस्क पे घर पे सभी जगह ये मैं श्लोक लिख के रखती थी, और मैं आज वो पढ़ना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संयोगस्तु कर्मणि। डू योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द आउटकम, फोकस ऑन योर एक्शंस नॉट ऑन द रिजल्ट। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं मुझे रैंक कितना आएगा, मुझे मार्क्स कितने आएंगे, सभी हम यही सोचते रहते हैं, और जो आप पढ़ना चाहिए वो पढ़ना छोड़ के सिर्फ आप वही सोचते हो कि नहीं मुझे मेरा मेरा लगेगा या नहीं नंबर आगे जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 100% दो, बाकी सब आपके दिमाग में जो कचरा है वो सारा बाजू में निकाल दो। आप अपना 100% दो कि नहीं मुझे इतना पढ़ना है, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी फाइनल रिजल्ट कुछ भी आए, मुझे अपना 100% देना है, यही अपने दिमाग में रख के चलो। और लिटरली कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, बाद में सिर्फ अच्छा ही होगा आपका। और मुझे ये भी एक बोलना है कि मैं जब भी पढ़ती थी पूरे प्रिपरेशन के दौरान मेरा एक ड्रीम था कि नहीं मुझे भी अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं एक दिन ऐसा अलिफ पाटिल सर का इंटरव्यू दूंगी। तो लिटरली आज वो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट हुआ है मेरा, और आज मैं बहुत एक ग्रेटफुल खुद को समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच टू पूरे आयुर्वेद टीम को और डॉक्टर अजित पाटिल सर को,
for giving me this opportunity, and I am very thankful for it. इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू ओवर हियर। एंड नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, ना कि आउटकम पे, कि हमें कितना मार्क्स आएगा, कितना रैंक आएगा। वो फोकस करने की जगह हम अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अपने 100% अपने एफर्ट्स में डालेंगे, तो हमें एक अच्छा रिजल्ट जरूर आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच नेहा कि आप आज हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम निकाल कर आए एंड हमारे एस्पिरेंट्स से अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, दिल खोल के अपनी जो जर्नी थी पूरी इतनी बताई। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Aditi. थैंक यू।